हिंदी के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आधुनिक हिंदी साहित्य, उसका उद्भव और विकास, आधुनिक कवि, आधुनिक युग के गद्यकार, काव्य और गद्य दोनों विधाओं का वैशिष्ट्य, उसकी प्रवृत्तियां, इन सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। आधुनिक काल निश्चित रूप से साहित्य की दृष्टि से, साहित्यकारों की दृष्टि से, प्रवृत्तियों और विशेषताओं की दृष्टि से हिंदी साहित्य की एक बड़ी उपलब्धि है। लगभग 1100 वर्ष के हिंदी के इतिहास में आधुनिक कालीन, आधुनिक युगीन हिंदी साहित्य का इतिहास भी लगभग 100 वर्ष से अधिक का हो गया है। हम भारतेंदु युग से अभी तक का आकलन करें तो देख सकते हैं कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये सब तो कविता की विकास यात्रा के द्योतक हैं ही, किंतु गद्य में भी उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, डायरी, आत्मकथा, आलोचना और इन सब के साथ साथ पत्रकारिता, अनुवाद आदि क्षेत्रों में भी हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों, साहित्यकारों का योगदान निश्चित रूप से उल्लेखनीय है, सराहनीय है, स्तुत्य और प्रशंसनीय है। इसी श्रृंखला में आधुनिक युग के अत्यंत प्रतिष्ठित समादृत प्रणेता कवि अज्ञेय, जिनको हम सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय के नाम से जानते हैं, जो प्रगतिवाद, नई कविता, इसके सशक्त हस्ताक्षर के रूप में हमारे सामने आते हैं और इसके साथ साथ उपन्यासकार के रूप में, कहानीकार के रूप में, पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले संपादक के रूप में और अनेक उत्कृष्ट और कालजयी रचनाओं के अनुवादक के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। अज्ञेय का व्यक्तित्व वास्तव में बहुआयामी व्यक्तित्व है। ऐसे कवि पर, ऐसे गद्यकार पर, ऐसे हिंदी के प्रणेता रचनाकार पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अज्ञेय आधुनिक साहित्य की लगभग हर विधा में लिखते रहे, इसलिए वो हर क्षेत्र में, हर विधा में, हर अनुशासन में एक श्लाघा पुरुष के रूप में हमारे सामने आते हैं। उन्होंने अपनी सृजनात्मक क्षमता, अपने मौलिक चिंतन, अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति और सौंदर्य चेतना, इन सब की भावभूमि से आधुनिक साहित्य की विविध विधाओं को, अनेक विधाओं को समृद्ध किया है। यह एक दुर्लभ उपलब्धि है कि एक व्यक्ति कवि भी है, कथाकार भी है, समालोचक भी है, निबंधकार भी है। इन सब के साथ साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आधिकारिक दखल अज्ञेय जी का रहा है। उनका जन्म सारस्वत गोत्रीय पंजाबी ब्राह्मण श्री हीरानंद के घर 7 मार्च सन 1911 में उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थान कुशीनगर में हुआ था और यही वह नगर है, यही वह स्थान है जहां महात्मा बुद्ध ने निर्वाण भी प्राप्त किया था। तो वहां की भूमि निश्चित रूप से ऐतिहासिक, आध्यात्मिक
और महत्वपूर्ण क्षेत्र की भूमि मानी जाती है। मार्च 7 को जन्म लेने वाले 1911 में जन्म लेने वाले अज्ञे को 100 वर्ष से अधिक हो गए। लगभग 111 वर्ष, 112 वर्ष का समय उनके जन्म के बाद से बीत गया है। अज्ञे का वास्तविक और पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे था। वस्तुतः हिंदी साहित्य में अज्ञे नाम इतना प्रसिद्ध हुआ कि उन्हें इसी नाम से एक विशिष्ट पहचान मिल गई। कवि के रूप में, कथाकार के रूप में, अनुवादक और पत्रकार के रूप में अज्ञे ने अपनी एक पहचान बना ली। इस दृष्टि से हम देखें, ये अज्ञे शब्द उनके नाम के साथ जुड़ना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इनका अज्ञे हो जाना एक संयोग का ही सुपरिणाम है। क्रांतिकारी गतिविधियों में पकड़े जाने के कारण जब ये दिल्ली जेल में थे, उन्हीं दिनों जैनेन्द्र ने, प्रसिद्ध कथाकार, कहानी और उपन्यास के लेखक, मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषण लेखन के प्रतिष्ठित हस्ताक्षर जैनेन्द्र, उन्होंने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की 2 कहानियां, जिसमें से एक अमर वल्लरी थी और दूसरी अन्य, जो सरस्वती पत्रिका के संपादक उस समय प्रेमचंद के पास यह लिखते हुए भेजी थी कि लेखक का नाम बताना संभव नहीं है, वह अज्ञेय है। तो अनुमान लगा सकते हैं कि प्रेमचंद ने अज्ञेय नाम से ही कहानी प्रकाशित कर दी। इस प्रकार अज्ञेय नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के साथ जुड़ गया और उनके मूल नाम से अधिक लोकप्रिय, लब्ध प्रतिष्ठ अज्ञेय हो गया। हंस पत्रिका में प्रेमचंद ने अज्ञेय नाम से अनेक रचनाएं प्रकाशित भी की। अज्ञेय के पिता का नाम पंडित हीरानंद शास्त्री था, माता का नाम श्रीमती कांति देवी था। अज्ञेय के पिता हीरानंद शास्त्री का कार्यक्षेत्र या कार्यस्थान लगातार बदलता रहा और उसी कारण उनकी शिक्षा दीक्षा भी किसी एक स्थान पर नहीं हो सकी। जब पिता नौकरी में रहते हुए ट्रांसफर होते रहे, यहां से वहां, वहां से यहां, तो अज्ञेय की शिक्षा दीक्षा भी भिन्न भिन्न स्थलों पर चलती रही। आरंभिक शिक्षा घर से शुरू हुई, स्कूली शिक्षा की समाप्ति लाहौर में हुई। घर में रहते हुए ही संस्कृत सीखी। पंडित श्री रघुवंश और रामायण की फारसी मौलवी से शिक्षा ली। शेख सादी की और अमेरिकी पादरी से अंग्रेजी की शिक्षा ली। 1925 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इससे यह भी पता लगता है कि अज्ञेय की पढ़ने लिखने में अभिरुचि बड़ी गहन, बड़ी गंभीर थी। 1927 ईस्वी में मद्रास से इंटरमीडिएट भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। तो 25 में मैट्रिक की परीक्षा, 27 में इंटरमीडिएट की परीक्षा और 1929 में लाहौर फॉर्मन कॉलेज से बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी वर्ष एमए अंग्रेजी प्रथम वर्ष में प्रवेश भी ले लिया। तो विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में और अंग्रेजी में एमए करने की दृष्टि से वो प्रवृत्त हुए। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए किंतु एमए पूरी नहीं कर सके। बीएससी में प्रथम श्रेणी हासिल की
किंतु एमए अंग्रेजी छूट गई और क्रांतिकारी संगठन में वो शामिल हो गए। अज्ञे जी का राष्ट्रबोध बड़ा प्रखर बोध है। वो भारतीयता के प्रति, भारतीय संस्कृति, सभ्यता, समाज और यहां के नागरिकों के प्रति पूर्णतः गंभीर रहे। देश को आजाद देखना उनका स्वप्न रहा। इसलिए पढ़ाई बीच में छोड़कर क्रांतिकारी संगठन में शामिल हो गए। क्रांति और जेल की यात्रा एवं साहित्य सृजन की दृष्टि से यदि हम देखें तो एक अद्भुत सम्मिश्रण, एक अद्भुत संगम उनके व्यक्तित्व में दिखाई देता है। 1927 ईस्वी में जब अज्ञे बीएससी में थे, तभी उनका सामना, उनकी भेंट क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद से, सुखदेव से, यशपाल जैसे क्रांतिकारी रचनाकार से, इन सब से उनकी भेंट हुई, मुलाकात हुई। उनसे घनिष्ठ संपर्क भी बन गया। किंतु एमए में वे सक्रिय रूप से क्रांतिकारी दल में सम्मिलित हो गए, इसलिए एमए अंग्रेजी का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया। 15 नवंबर 1930 ईस्वी को जलियांवाला बाग के पास से अज्ञे केवल कृष्ण और देवराज को आर्म्स एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। अज्ञे, केवल कृष्ण और देवराज, इन तीनों को आर्म्स एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के पास से 7-8 रिवॉल्वर, कारतूस, ये सब बरामद भी हुए। अज्ञे को गिरफ्तार कर लाहौर जेल भेज दिया गया। यहां उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाएं सहनी पड़ी। हम अनुमान लगा सकते हैं कि अज्ञे के साहित्य को देखकर, उनकी रचना धर्मिता को देखकर, उनकी यह जो क्रांतिवीर छवि है, इसका बोध पाठकों को उतना नहीं हो पाता। उन्होंने अनेक शारीरिक और मानसिक यातनाएं जेल में रहकर सही, उनका मुकाबला किया, उनका सामना किया। पूछताछ के दौरान यहां उन्होंने एसपी जेकिंस को थप्पड़ भी मार दिया। जेनकिस जो अंग्रेजी व्यवस्था के प्रतिनिधि थे, वो बार बार उनसे तमाम तरह के प्रश्न पूछ रहे थे, तो उन्होंने उनको एक थप्पड़ भी लगा दिया। आर्म्स एक्ट के तहत अज्ञे को 3 वर्ष की सजा हुई। इस मुकदमे से छूटे तो विस्फोट संबंधी मुकदमे में 5 वर्ष की सजा हो गई। इस समय अज्ञे दिल्ली की काल कोठरी में बंद रहे, तो 8 साल जेल में बंद रहे अलग अलग कारणों से। यहीं रहकर अज्ञे ने छायावाद से लेकर मनोविज्ञान तक, राजनीति और अर्थशास्त्र, कानून आदि विषयों का अध्ययन किया। छायावादी साहित्य का गंभीर अध्ययन उनके सृजन में प्रतिबिंबित होता है। मनोविज्ञान उनकी औपन्यासिक और कथात्मक रचनाओं में स्पष्ट दिखाई देता है। राजनीति, अर्थशास्त्र और कानून आदि विषयों का गहन गंभीर अध्ययन भी उनकी सृजनशीलता के साथ जुड़कर उसे सशक्त बनाता है। जेल में रहते हुए भी अज्ञे ने चिंता, विपथगा जैसी अनेक कहानियां और शेखर एक जीवनी जैसा चर्चित, प्रतिष्ठित, ख्याति लब्ध उपन्यास भी लिखा। इस समय पत्र पत्रिकाओं में, उस युग की, उस समय की पत्र पत्रिकाओं में अज्ञे नाम से उनकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती रहीं। उसकी शुरुआत जैनेन्द्र और प्रेमचंद के माध्यम से हुई थी, क्योंकि जेल में रहने के कारण उनकी रचनाएं जैनेन्द्र ने जब प्रेमचंद के पास प्रकाशनार्थ भेजी तो नाम पूछा कि किसकी रचनाएं हैं, तो जैनेन्द्र ने कहा कि अज्ञे की, यानी उनके नाम को वो उद्घाटित नहीं करना चाहते थे,
और संयोग ऐसा कि प्रेमचंद ने अज्ञेय नाम से ही वो रचनाएं प्रकाशित कर दी। अज्ञेय एक महत्वपूर्ण दायित्व संपादक के रूप में भी निभाते हैं। अध्यापकीय दायित्व का निर्वाह भी अज्ञेय ने किया है। शिक्षक भी रहे, भाषा के सलाहकार के रूप में लंबे अरसे तक काम करते रहे। सैनिक पत्रिका में संपादन कार्य 1936 ईस्वी में, वह आगरा से प्रकाशित होने वाला पत्र था और सैनिक के संपादन मंडल में अज्ञेय ने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस कार्यभार को संभाला, ग्रहण किया। तो हम देख सकते हैं कि सैनिक जैसा उस समय का, उस युग का महत्वपूर्ण समाचार पत्र या पत्रिका, इसके अंतर्गत एक संपादकीय दायित्व का निर्वाह अज्ञेय ने किया। विशाल भारत भी एक महत्वपूर्ण पत्र है जिसमें संपादक के रूप में अज्ञेय ने काम किया। 1937 ईस्वी में बनारसीदास चतुर्वेदी के आग्रह पर कलकत्ता से निकलने वाले पत्र विशाल भारत के संपादक मंडल में कार्य करना अज्ञेय जी ने स्वीकार कर लिया। इससे यह तो ज्ञात होता है कि अज्ञेय केवल कवि, कहानीकार या उपन्यासकार ही नहीं है, अपितु वो एक प्रखर पत्रकार भी हैं, एक सशक्त अनुवादक भी हैं और उन्होंने अपनी पत्रकार और अनुवादक वाली छवि का परिचय अपनी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से दिया है। दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो में उन्होंने कार्य किया। ऑल इंडिया रेडियो, जिसको हम आकाशवाणी के नाम से जानते हैं, उसमें दिल्ली में अज्ञेय ने अपनी सेवाएं दी। 1940 ईस्वी में अज्ञेय दिल्ली आ गए थे। यहां उन्हें ऑल इंडिया रेडियो में सुपरवाइजर के पद पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। 1943 की फरवरी तक उन्होंने यहां कार्य किया, यानी 40 से 43 तक वो रेडियो पर अपनी सेवाएं देते रहे। बहुभाषाविद थे, साहित्य के सृजक थे, गहन गंभीर दृष्टि से संपन्न थे। इसलिए उन्होंने रेडियो में रहकर भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार का विलक्षण कार्य कर दिखाया। तार सप्तक का संपादन भी अज्ञेय की एक बड़ी उपलब्धि है। तार सप्तक हिंदी, आधुनिक हिंदी काव्य में एक महत्वपूर्ण नाम से अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय के संपादन में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। 1943 में, यानी आजादी से पूर्व। इसके प्रकाशन के संदर्भ में अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में स्वयं लिखा भी है। क्या लिखा है? कुछ बंधुओं ने विचार किया कि छोटे छोटे फुटकर संग्रह छापने की बजाय एक संयुक्त संग्रह छापा जाए, क्योंकि छोटे छोटे संग्रहों की पहले तो छपाई तक एक समस्या बनी रहती है, फिर छपकर वो सागर में एक बूंद की तरह खो जाते हैं। इस तरह सप्तक की घोषणा और उसकी योजना व्यावहारिक धरातल पर उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित थी। अज्ञेय के पास साहित्य सृजन, संपादन, प्रकाशन आदि की एक बृहत और सुलझी हुई योजना थी। तार सप्तक में उन्होंने अपने युग के 7 कवियों को चुना और इसीलिए सप्तक नाम रखा भी गया। उन 7 कवियों की उत्कृष्ट कविताओं का संग्रह किया। ये कवि आगे चलकर
कविता की दुनिया में, आधुनिक काव्य की दुनिया में बड़े हस्ताक्षर बने, जैसे गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध को अंधेरे में, कुकुरमुत्ता, इस तरह की, या ब्रह्म राक्षस, इस तरह की कविताओं से जाना जाता है। कामायनी पर भी आलोचना का काम मुक्तिबोध ने किया है। नेमिचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे स्वयं, ये 7 कवि हैं जो तार सप्तक के बहुत ही प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण कवि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। प्रतीक पत्रिका का संपादन भी 1947 में अज्ञे ने किया। अपने उस समय के कार्य को विस्तार देने के उद्देश्य से अज्ञे ने प्रयागराज, इलाहाबाद में अपना निवास बनाया और प्रतीक नामक त्रैमासिक पत्रिका, इसको निकालना प्रारंभ किया। देख सकते हैं कि दूसरा सप्तक, तार सप्तक के बाद एक और सप्तक आया। इसका संपादन, जो कि पहले तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हो चुका था, 1951 में दूसरा सप्तक अज्ञे ने फिर से संपादित किया। फिर से 7 कवियों को उसमें शामिल किया और लिखा अज्ञे ने उसकी भूमिका में। दूसरा सप्तक नए हिंदी काव्य को निश्चित रूप से एक कदम आगे ले जाता है और कृतित्व की दृष्टि से लगभग सूने पड़े आज के हिंदी क्षेत्र में आशा की नई लौ भी जगाता है। वास्तव में अज्ञे के पास काव्य की एक विशिष्ट दृष्टि तो विद्यमान थी। स्वयं उनकी अपनी कविताएं देखें, चाहे वो हाइकू हो, चाहे लंबी कविता हो या सामान्य कविता, उन्होंने कविता के माध्यम से कुछ नए मानक, कुछ नए प्रतिमान स्थापित करने का सफल प्रयास किया। भाषा की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से, प्रतीक और बिंबों की दृष्टि से, मिथकों की दृष्टि से कुछ नए नए प्रयोग भी उन्होंने किए। और पुराने पारंपरिक जो प्रयोग हैं उनके बारे में उनकी धारणा बड़ी स्पष्ट थी कि ये प्रतीक मैले हो गए, कर गए इनके देवता कूच। इसलिए दूसरा सप्तक में उन्होंने जिन 7 रचनाकारों को शामिल किया, उसमें कालजयी जैसी रचना के सृजक भवानी प्रसाद मिश्र का नाम उल्लेखनीय है। उसमें शकुंतला माथुर का नाम उल्लेखनीय है। हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती, ये जो गुनाहों के देवता से प्रसिद्धि मिली, ये सब कवि रूप में इस प्रथम तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, ये जो एक परंपरा अज्ञे ने चलाई, यह वास्तव में उल्लेखनीय है। उसका प्रदेय, उसका अवदान स्तुत्य है, क्योंकि उन्होंने नए नए कवियों को स्थापित करने में, उनकी प्रतिष्ठा करने में, उन्हें लेखकीय मंच प्रदान करने में रचनात्मक भूमिका निभाई थी। आकाशवाणी में अज्ञे ने 1952-1955 के बीच लगभग 4 साल तक कार्य किया। भाषा सलाहकार के रूप में वो पद पर कार्यरत रहे। कह सकते हैं कि अज्ञे एक आधुनिक हिंदी साहित्य का सशक्त हस्ताक्षर है। अज्ञे ने अपने कृतित्व और व्यक्तित्व दोनों से हिंदी साहित्य को, हिंदी काव्य और गद्य को
उत्कर्ष तक ले जाने में रचनात्मक भूमिका निभाइए। मित्रों, इस विषय को यहां विराम देते हुए पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।